वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करते हैं चैप्टर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का पार्ट 3। अभी तक पिछले दोनों वीडियो लेक्चर्स में हमें जेनेटिक्स में यूज़ होने वाली टर्मिनोलॉजी पूरी तरह से समझ आ गई। मेंडल के मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस हमें समझ में आ गए, और मेंडल ने जो 3 लॉज या प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे वो भी हमें समझ में आ गए। क्या क्या थे वो 3 लॉज? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और इनमें डाईहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशोज़ क्या बनते हैं वो भी हमें समझ में आ गए। क्या हैं ये रेशोज़? ये हैं वो रेशोज़। 3:1 इज़ फिनोटिपिक रेशो, किसका? मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। 1:2:1 इज़ जीनोटिपिक रेशो, किसका? मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। 9:3:3:1 इज़ फिनोटिपिक रेशो ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस, और लास्ट वाला इज़ जीनोटिपिक रेशो ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो अब आगे बात करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि अभी तक हम अलील्स जीन्स की बात कर रहे हैं, और ये किसी फिनोटाइप को कंट्रोल करते हैं। ये करते कैसे हैं उस फिनोटाइप को कंट्रोल? हाउ जीन्स एक्सप्रेस ए ट्रेट। तो एनसीईआरटी में बहुत अच्छी तरीके से ये समझाया हुआ है पेज 76 के ऊपर। ये है एनसीईआरटी। क्या कहती है एनसीईआरटी? एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस। What exactly is dominance? Why are some alleles dominant and some recessive? To tackle these questions, we must understand what a gene does. Every gene, as you know by now, contains the information to express a particular trait. ठीक है, ये तो हम जानते हैं। In a diploid organism, यानी to an organism, there are 2 copies of each gene as a pair of alleles. ये भी हम जानते हैं। Now these 2 alleles need not always be identical. ये भी हम जानते हैं। एक कैपिटल T, एक स्मॉल t, हेट्रोजाइगोट्स में जैसे होता है। One of them may be different due to some changes that it has undergone. जो ये रिसेसिव होता है वो रिसेसिव क्यों होता है? क्योंकि जो ओरिजिनल जीन था उसमें कुछ चेंजेस हो गए हैं, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, और इस चैप्टर के एंड में भी म्यूटेशंस की हम बात करेंगे। विच मॉडिफाइज द इंफॉर्मेशन दैट पर्टिकुलर अलील कंटेन्स, यानी कि उस अलील ने नॉर्मल में जो इंफॉर्मेशन देनी थी आगे फिनोटाइप प्रोड्यूस करने के लिए वो मॉडिफाई हो गई है। आगे ये क्या कहता है? लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ जीन दैट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम। जीन्स क्या करते हैं? जनरली प्रोटीन्स ही प्रोड्यूस करते हैं, और वो प्रोटीन्स जनरली एंजाइम का ही काम करते हैं। नाउ देयर आर 2 कॉपीज ऑफ दिस जीन, द 2 एलिलिक फॉर्म्स। लेट अस एज्यूम, एज इज मोर कॉमन, that the normal allele produces the normal enzyme. obvious सी बात है, allele normal है, normal enzyme उससे प्रोड्यूस हो रहा है। that is needed for transformation of a substrate S. कोई substrate है, substrate होता है जिसके ऊपर एंजाइम ने काम करना है, तो वो S है हमारे पास। theoretically the modified allele, जो दूसरा allele है जो चेंज हो गया है, could be responsible for production of, उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं उस allele में? या तो वो नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम प्रोड्यूस करता है अलील, या नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस कर देता है, या कोई एंजाइम प्रोड्यूस होता ही नहीं है उस अलील से। ये देख लीजिए जीन किस तरीके से काम कर रहा है। ये जीन है, इसने ये एंजाइम प्रोड्यूस किया, इस एंजाइम ने इस सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट किया और एक प्रोडक्ट बन गया। ये जो प्रोडक्ट बनता है ये ही रीडेबल आउटपुट सिग्नल दे रहा है, यानी कि फिनोटाइप प्रोड्यूस कर रहा है। फॉर एग्जांपल कलर, शेप ऑफ पॉड, शेप ऑफ सीड, ये सब चीज़ें इस प्रोडक्ट की वजह से प्रोड्यूस हो रही हैं। ये भी वही चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जीन 1 कोई दिखाया है जीन,
इसने ये एंजाइम बनाया है, ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम में आके अटैच हो रहा है और फाइनली प्रोडक्ट बन रहा है। इस प्रोडक्ट की वजह से ही फिनोटाइप क्रिएट हो रहा है। In the first case, the modified allele is equivalent to unmodified allele। भाई या तो वो सेम एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है या थोड़ा सा कम एफिशिएंट एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, तो फिनोटाइप या ट्रेट जो प्रोड्यूस होगा वो सेम होगा, यानी रिजल्ट इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट एस जो हो रहा है वो सेम होगा। सच इक्विवेलेंट अलील पेयर्स आर वेरी कॉमन। जनरली इसी तरीके के इक्विवेलेंट अलील ही होते हैं। बट इफ़ द अलील प्रोड्यूसेस ए नॉन फंक्शनल एंजाइम या नो एंजाइम, फिनोटाइप में बी अफेक्टेड। कौन सी कंडीशन में? जब डबल रिसेसिव हो जाएगा। द फिनोटाइप ट्रेट विल ओनली बी डिपेंडेंट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ अनमॉडिफाइड अलील, यानी जो नॉर्मल अलील प्रोड्यूस कर रहा है प्रोडक्ट उस पर डिपेंड करेगा फिनोटाइप। अनमॉडिफाइड अलील यानी जो फंक्शनल अलील है विच रिप्रेजेंट्स द ओरिजिनल फिनोटाइप इज़ द डोमिनेंट अलील, उसको बोल देते हैं कि ये डोमिनेंट है। और जो मॉडिफाई हो गया, कम काम कर रहा है या बिल्कुल काम नहीं कर रहा, उसको बोल देते हैं रिसेसिव अलील। Hence, in the example above, the recessive trait is seen due to non-functional enzyme or because of no enzyme। ये लाइन important है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या? recessive trait is seen due to non-functional enzyme or because no enzyme is produced। ओके, तो यहाँ क्या दिखाया हुआ है कि दो सिलाई मशीन है जो कपड़ा सिल रही हैं। एक सिलाई मशीन 10 घंटे तक चलाई जा सकती है लगातार, यानी ये मशीन भी 10 घंटे काम कर सकती है और ये भी 10 घंटे काम कर सकती है। ये मशीन 10 घंटे में 10 मीटर कपड़ा सिलती है, ये मशीन भी 10 घंटे में 10 मीटर कपड़ा सिलती है। अब एक टेलर है, अगर उसके पास ये दोनों मशीनें हैं तो वो 10 घंटे में कितना कपड़ा सिल सकता है? 10 मीटर, क्योंकि 10 घंटे में वो दोनों में से कोई एक मशीन यूज़ कर पाएगा या 5-5 घंटे दोनों को यूज़ कर पाएगा, लेकिन कपड़ा 10 मीटर ही सिल पाएगा। अब इन मशीन में से एक ख़राब हो गई, मॉडिफाई हो गई। ये मशीन तो 10 मीटर कपड़ा 10 घंटे में सिलती है, लेकिन इसकी कैपेसिटी कम हो गई, ये 6 मीटर ही सिल पाती है। अब जो ये टेलर है वो 10 घंटे में कितना कपड़ा सिल सकता है? यस, 10 मीटर सिल सकता है। अब मान लीजिए कि दोनों ही मशीन मॉडिफाई हो गई, ख़राब हो गई। अब ये मशीन भी 6 मीटर कपड़ा सिलती है 10 घंटे में और ये भी 10 घंटे में 6 मीटर कपड़ा सिलती है, तो ये जो टेलर है ये 10 घंटे में मैक्सिमम कितना कपड़ा सिलेगा? यस, 6 मीटर सिलेगा। तो यहाँ आपको समझ आ गया डोमिनेंट कौन है, रिसेसिव कौन है और डबल रिसेसिव में क्या होगा, कैसे फिनोटाइप यानी आउटपुट जो है वो कैसे चेंज हो गया। ये सारी चीज़ें मेंडल जी ने हमें समझा दी। अब हम आगे देखते हैं इसको कि साहब ये वाली मशीन 10 मीटर कपड़ा सिलती है, ये मशीन 6 मीटर कपड़ा सिलती है 10 घंटे में। अब इस दुकान का जो मालिक है वो इस टेलर को बोलता है कि भाई एक ही मशीन से काम मत ले, अदरवाइज़ पड़े पड़े ये मशीन ख़राब हो जाएगी। 5 घंटे एक मशीन यूज़ करो, 5 घंटे एक मशीन यूज़ करो, तो 10 घंटे में ये टेलर कितना कपड़ा सिलेगा? 8 मीटर कपड़ा सिलेगा। 5 मीटर इससे, 3 मीटर इससे। अब ये सिचुएशन फिर आ गई, लेकिन दुकान का मालिक कहता है भैया दोनों मशीनें 10-10 घंटे यूज़ होनी चाहिए। तो ये टेलर एक टेलर को और अपॉइंट कर लेता है। अब ये दोनों मिलके इन दोनों मशीनों से कितना कपड़ा सिलेंगे? 16 मीटर। 10 घंटे में 10 मीटर, 10 घंटे में 6 मीटर, दोनों मिलके 10 घंटे में 16 मीटर।
ये वाला जो पोर्शन है ये मेंडल अंकल ने हमें अभी नहीं समझाया था, तो इसको अब हम समझते हैं। मेंडल ने हमें समझाया था ये कि दो डोमिनेंट हैं तो ये फिनोटाइप आएगा जो ओरिजिनल पेरेंटल फिनोटाइप के जैसा ही होगा, सेम फिनोटाइप आएगा। अगर इस तरीके से हैं अलील्स तो भी सेम ही फिनोटाइप आएगा। एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, तो फिनोटाइप डोमिनेंट वाला आ गया हमारे पास। यहाँ से हमें कंसेप्ट मिला डोमिनेंट और रिसेसिव का। इसको बोलते हैं कंप्लीट डोमिनेंस, यानी जो ये डोमिनेंट का फिनोटाइप था वही फिनोटाइप प्रोजेनी का है, यानी डोमिनेंस वाज कंप्लीट। दूसरी सेंस में हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो रिसेसिव था इसने कोई टांग नहीं अड़ाई उसकी डोमिनेंस में, तो ये भी कंप्लीटली रिसेसिव था, यानी डोमिनेंस भी कंप्लीट है और रिसेसिविटी भी कंप्लीट है। ये मेंडल जी ने हमें समझा दिया। अब मेंडल के बाद हमें क्या पता चला कि इस दोनों कंडीशन में आउटपुट फिनोटाइप प्रोजेनी का ये हो गया, जो डिफरेंट फिनोटाइप है, ना इसके जैसा है ना इसके जैसा है। इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और रिसेसिविटी क्या हुई, वो भी इनकम्प्लीट है, यानी ना इसकी कंप्लीटली चली ना इसकी कंप्लीटली चली, दोनों ही इनकम्प्लीट रह गए। इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और एक कंडीशन ये है जिसमें प्रोजेनी का फिनोटाइप ये आ गया है, तो ये भी डिफरेंट फिनोटाइप, लेकिन ये इसके जैसा भी है और इसके जैसा भी है। इसको बोलते हैं कोडोमिनेंस, यानी इसने भी अपनी चला ली इसने भी अपनी चला ली। क्लियर हो गया। डोमिनेंस एंड रिसेसिविटी आर नॉट इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ जीन्स एंड अलील्स, यानी कि साहब एक जीन अगर डोमिनेंट हो गया तो वो डोमिनेंट ही रहेगा हमेशा, बट डिस्क्राइब द पैटर्न ऑफ अकरेंस ऑफ अ फिनोटिपिक ट्रेट विद रिस्पेक्ट टू द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ द टू अलील्स। डोमिनेंस और रिसेसिविटी कंपेरेबल टर्म्स हैं, रिलेटिव टर्म्स हैं। जो ये फिनोटाइप निकल रहे हैं ये क्या निकल रहे हैं, इसके बेस पे हम बोलते हैं कि ये जो जीनोटाइप थे, ये जो जीन थे, ये डोमिनेंट हैं या रिसेसिव है। क्लियर। अब इसमें बताइए मुझे, कंप्लीट डोमिनेंस, कंप्लीट रिसेसिविटी। जब 8 मीटर बना तो ना इसकी चली ना इसकी चली, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जब 16 मीटर बना तो इसकी भी पूरी चली इसकी भी पूरी चली, इसको बोलते हैं कोडोमिनेंस। तो दो टर्म अब हमें और नए मिल गए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस एनसीईआरटी पेज 76 पे ये बहुत बढ़िया डायग्राम से समझाई हुई है। ये है डॉग फ्लावर, स्नैपड्रैगन भी इसको बोलते हैं, एंटी राइनम भी इसको बोलते हैं, 4 o'clock प्लांट भी इसको बोलते हैं। ये चारों दिमाग में बिठा लीजिए क्योंकि इसमें से सवाल पूछा जा सकता है। इसमें दिखाया क्या है कि जब कैपिटल आर रेड वाले प्लांट को स्मॉल आर वाइट वाले प्लांट के साथ क्रॉस किया तो जो F1 जनरेशन थी वो सारी पिंक हो गई, यानी जो कैपिटल आर स्मॉल आर था वो सब पिंक थे। इसने डोमिनेट नहीं किया, इसने भी डोमिनेट नहीं किया, ना इसकी चली ना इसकी चली, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गई। F1 से जो गैमीट्स बने नेचुरली कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये पनेट स्क्वायर हमने बना दिया, तो दो तो पिंक बनेंगे कैपिटल और स्मॉल आर। जो कैपिटल आर होगा वो रेड बन गया और स्मॉल आर वाइट बन गया। फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में सेम आएगी, 1:2:1।
क्लियर हो गया? दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट यू नीड टू रिमेंबर. फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियोज इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस. अब आगे चलते हैं. कोडोमिनेंस क्या होती है? ABO ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन बीइंग्स, ये आपको याद रखना है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरबीसीज होती हैं. आरबीसीज की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें प्रोट्रूडिंग शुगर पॉलीमर्स होते हैं. काइंड ऑफ शुगर इज कंट्रोल्ड बाय द जीन. उस जीन का नाम दिया हुआ है आई जीन. आई क्रोमोसोम नंबर 9 पे होता है ये जीन. इसके 3 अलील होते हैं. वो कारों वाला एग्जांपल याद करिए. कार इज़ अ जीन. डिफरेंट कलर्स की जो कार हैं वो उसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, यानी अलील्स हैं. 2 से ज़्यादा फॉर्म्स किसी भी जीन की हो सकती हैं, लेकिन किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही अलील हो सकते हैं. तो पॉपुलेशन में जीन आई के 3 अलील अवेलेबल हैं. इस कंडीशन को बोलते हैं मल्टीपल अलील्स. ये मैंने बहुत कैपिटल बोल्ड कर दिया ताकि आपको याद रहे. मल्टीपल अलील्स होते हैं ब्लड ग्रुप्स के केस में ह्यूमन बीइंग्स में. उन अलील्स के नाम हैं IA, IB एंड स्मॉल आई. ये 3 अलील हैं. स्मॉल आई जो है वो कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं करता है. आई रेज टू पावर A जो है वो A टाइप की शुगर प्रोड्यूस करता है और ये B टाइप की शुगर प्रोड्यूस करता है. किसी एक इंडिविजुअल के पास इन तीनों में से 2 ही हो सकते हैं. अगर ये दोनों हैं तो जो IA है ये कंप्लीटली डोमिनेट कर लेता है और अपना रिज़ल्ट दे देता है. IB एंड स्मॉल आई होंगे तो भी कंप्लीट डोमिनेंस होगी. स्मॉल आई होंगे तो ये होमोजाइगस रिसेसिव होगा. IA और IB होंगे तो कोडोमिनेंट होंगे, यानी इसकी भी पूरी तरह चलेगी और इसकी भी पूरी तरह चलेगी. 3 एलील्स कम्बिनेशन इन पेयर. 6 पॉसिबल जेनेटिक कम्बिनेशंस बनेंगी अगर इन 3 से हम कम्बिनेशन बनाएं. क्या क्या? कैपिटल A कैपिटल A, कैपिटल A कैपिटल B, कैपिटल A स्मॉल आई, कैपिटल B कैपिटल B, कैपिटल B स्मॉल आई और स्मॉल आई. यही कम्बिनेशन इन 3 की बन सकती हैं. फिनोटाइप कितने बनते हैं? 4 फिनोटाइप बनते हैं. या तो वो A ब्लड ग्रुप होगा, या B ब्लड ग्रुप होगा, या AB ब्लड ग्रुप होगा, या O ब्लड ग्रुप होगा. O ब्लड ग्रुप मीन्स नो शुगर, इसलिए इसको O बोला है. किस कंडीशन में? डबल स्मॉल आई होमोजाइगस रिसेसिव की कंडीशन में. ये देखिए, ये रेड ब्लड सेल है. ये इसके ऊपर प्रोट्रूडिंग शुगर पॉलीमर्स हैं. जीन A में ये वाले पॉलीमर बन रहे हैं. जीन B है अगर अकेला तो ये पॉलीमर बन रहे हैं. A और B दोनों हैं तो दोनों किस्म के पॉलीमर बन रहे हैं. एंड स्मॉल आई होमोजाइगस रिसेसिव है तो कोई पॉलीमर नहीं बन रहा है. इस ब्लड ग्रुप को बोलते हैं ग्रुप O. ये पेज 77 NCERT पे टेबल 5.2 दी हुई है, जिसमें दिखाया है अलील फ्रॉम पेरेंट 1, अलील फ्रॉम पेरेंट 2 और ऑफ स्प्रिंग की जीनोटाइप. फिर उससे क्या ब्लड ग्रुप बनेंगे. इसमें एक लाइन ये एक्स्ट्रा दी हुई है क्योंकि ये तो सेम ही है. IB इधर से आए चाहे IB इधर से आए, IA इधर से आए चाहे IA इधर से आए, ये रिपीट हो रही है. तो टोटल 1 2 3 4 5 6 ये 6 कम्बिनेशंस बनती हैं जो हमने पिछली स्लाइड में देखा. 88 AB AI BB B स्मॉल आई. और फिनोटाइप या तो A बनेगा या B बनेगा या AB बनेगा या O बनेगा, यानी 4 फिनोटाइप 6 जीनोटाइप. अब
हमें कंप्लीट डोमिनेंस समझ आ गई, इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझ आ गई और को डोमिनेंस समझ आ गई। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने स्नैपड्रैगन एंटी राइनम का एग्जाम्पल देख लिया, उसके जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशो सेम आते हैं, ये देख लिया। को डोमिनेंस में ह्यूमन में ब्लड ग्रुप्स कैसे बनते हैं ये देख लिया। तो मेंडल ने सिर्फ कंप्लीट डोमिनेंस तक हमको समझाया था, और जब मेंडल एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो मेंडल ने एक और चीज़ ऑब्जर्व की थी। मेंडल ऑब्जर्व दैट सर्टेन पी प्लांट ट्रेट्स जैसे सीड कोट का कलर, फ्लावर का कलर और एक्सियल स्पॉट्स आर इनहेरिटेड टुगेदर। ये एक्सियल स्पॉट्स होते हैं जो एक्सिल में होते हैं। एक्सिल आप लोग जानते हो, जहाँ पे ये लीफ अटैच होता है स्टेम को, इनके बीच के एंगल को, इस प्लेस को बोलते हैं एक्सिल। तो यहाँ पे कुछ स्पॉट्स बनते हैं। सीड कोट का जो कलर होता है वो, और फ्लावर का कलर, ये तीनों ट्रेट्स एक साथ इनहेरिट होते हैं हमेशा। He inferred that one factor can be responsible for more than one trait। क्योंकि ये तीनों हमेशा एक साथ ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इसका मतलब है जो फैक्टर मेंडल ने बताए थे, मेंडल कहता है कि कोई एक फैक्टर इन तीनों को कंट्रोल कर रहा है। इस फिनोमेनन को अब हम जानते हैं प्लियोट्रॉपी के नाम से। प्लियो का मतलब होता है मैनी और ट्रॉपी का मतलब होता है वेज। या ये याद रखना, ये TROPY है, TROPHY नहीं है। ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन, नर्चरिंग। तो ये है ट्रॉपी का मतलब होता है वेज, मैनी वेज, प्लियोट्रॉपी। द टर्म प्लियोट्रॉपी वॉज कॉइन्ड इन 1910 बाय लुडविग प्लेट। प्लियोट्रॉपी को सिंपली समझना है तो एक जीन वो ट्रेट 1 भी दे सकता है, ट्रेट 2 भी देता है और ट्रेट 3 भी देता है, यानी मोर देन वन ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल जीन। प्लियोट्रॉपी इज एक्सप्रेशन ऑफ मल्टीपल ट्रेट्स बाय अ सिंगल जीन, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय मेंडल। ही ऑब्जर्व दैट फ्लावर कलर, यानी फ्लावर कलर में क्या क्या था, वाइट एंड पर्पल, was always related to the color of the leaf axil। axil क्या है, area on plant stem consisting of angle between leaf and upper part of the stem। और तीसरा करेक्टर सीड कोट का कलर। ये तीन चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं एक ही फैक्टर से, जिसे आज हम बोलते हैं अलील और जीन। क्लियर है प्लियोट्रॉपी? अब पेज 78 के ऊपर एनसीईआरटी में ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, ओकेजनली ये सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट। ठीक है साहब, प्लियोट्रॉपी होती है। इसका एक एग्जांपल क्या दिया हुआ है उसमें, स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड्स इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन। इट हैज़ 2 अलील्स, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। स्टार्च इज सिंथेसाइज्ड इफेक्टिवली बाय कैपिटल बी होमोजाइगोट्स एंड देयरफॉर लार्ज स्टार्च ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है साहब, कैपिटल बी है तो लार्ज स्टार्च ग्रेन्स बन रहे हैं। और जो स्मॉल बी होमोजाइगोट है, डबल रिसेसिव अलील है, वो लेस एफिशिएंट है स्टार्च सिंथेसिस में और स्मॉलर स्टार्च ग्रेन्स बनाता है। आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ द सीड्स, जो कैपिटल बी वाले सीड्स हैं वो राउंड होते हैं। स्मॉल बी वाले सीड्स रिंकल्ड होते हैं। और जो कैपिटल बी स्मॉल बी है, हेट्रोजाइगोट्स प्रोड्यूस राउंड सीड्स, क्योंकि उनके पास एक कैपिटल बी तो है ही है। एंड सो कैपिटल बी सीम्स टू बी द डोमिनेंट अलील, अगर हम बात करें शेप ऑफ द सीड की। बट स्टार्च ग्रेन्स जो हैं प्रोड्यूस्ड बाय कैपिटल बी स्मॉल बी आर ऑफ इंटरमीडिएट साइज, यानी जो कैपिटल बी से स्टार्च ग्रेन का साइज आ रहा है और जो स्मॉल बी से आ रहा है, उन दोनों के बीच का साइज बनता है कैपिटल बी स्मॉल बी वाले सीड्स में। सो इफ स्टार्च ग्रेन साइज इज कंसिडर्ड एज द फिनोटाइप,
then from this angle the alleles show incomplete dominance. ये इम्पॉर्टेंट है कि स्टार्च ग्रेन का जो साइज़ को अगर हम फिनोटाइप कंसिडर करेंगे तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करते हैं ये अलील्स। और अगर सीड की शेप की बात करेंगे तो दो ही फिनोटाइप बन रहे हैं, राउंड या रिंकल्ड, तब उस केस में कंप्लीट डोमिनेंस की बात होगी। ये देखिए, सबसे पहले ये छोटे छोटे स्टार्च के जो ग्रेन्यूल्स हैं ये स्मॉल बी से प्रोड्यूस हुए। ये इंटरमीडिएट साइज़ के जो ग्रेन्यूल्स हैं ये कैपिटल बी स्मॉल बी से प्रोड्यूस हुए। और ये जो बड़े साइज़ के स्टार्च के ग्रेन्यूल्स हैं ये कैपिटल बी से प्रोड्यूस हुए हैं। तो 3 फिनोटाइप हैं अगर स्टार्च ग्रेन्यूल्स के साइज़ की बात करें। और अगर हम बात करेंगे सीड की शेप की तो इन दोनों केस में वो राउंड होगी और इस केस में रिंकल्ड होगी। ये देखिए, ये CBSE में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑब्जर्व्ड इन द साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन्स एंड सीड शेप ऑफ पाइसम सटाइवम? Work out the monohybrid cross showing the above traits. How does this pattern of inheritance deviate from Mendelian law of dominance? ये इसका आंसर है, जिसको आप पढ़ लें आपको समझ आ जाएगी। एक क्वेश्चन और सॉल्व करिए। Star synthesis in pea seed is controlled by one gene. It has 2 alleles, capital B and small b. If starch granule size is considered as phenotype, then from this angle the alleles show, बताइए कौन सी ऑप्शन है? Incomplete dominance is the answer. ये इसका सॉल्यूशन है। कैपिटल आर राउंड, कैपिटल आर भी राउंड एंड स्मॉल आर रिंकल्ड। ये है सीड की शेप, यानी कंप्लीट डोमिनेंस। ग्रेन्यूल साइज लार्ज, इंटरमीडिएट एंड स्मॉल, यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस। NCERT पेज 85 पे प्लियोट्रॉपी फिर समझाई हुई है सेक्शन 5.5 में। ये क्या कहता है? वी हैव सो फार सीन द इफेक्ट ऑफ अ जीन ऑन अ सिंगल फिनोटाइप और ट्रेट। देयर आर हाउएवर इंस्टांसेस वेयर अ सिंगल जीन कैन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। समझ आ गया हमें? सच ए जीन इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक जीन। The underlying mechanism of pleiotropy in most cases is the effect of a gene on metabolic pathways which contribute towards different phenotypes. यानी जीन तो एंजाइम प्रोड्यूस कर रहे हैं जो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं और उस मेटाबॉलिज्म की वजह से डिफरेंट फिनोटाइप्स प्रोड्यूस होते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज द डिजीज फिनाइलकीटोन्यूरिया। तो प्लियोट्रोपिक जीन की वजह से फिनाइलकीटोन्यूरिया हो रहा है, यानी वो जीन कई सारे ट्रेट्स को कंट्रोल करता है। फिनाइलकीटोन्यूरिया विच अकर्स इन ह्यूमंस, ये भी याद रख लेना, ह्यूमन की डिजीज़ है ये। होती क्यों है? म्यूटेशन इन द जीन। किस जीन में? दैट कोड्स फॉर एंजाइम फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सीलेज। जिस जीन ने इस एंजाइम को बनाना है उसमें म्यूटेशन हो जाती है और इस एंजाइम की वजह से कई सारे ट्रेट्स कंट्रोल होते हैं। तो ये जीन प्लियोट्रोपिक जीन है। सिंगल जीन की म्यूटेशन की वजह से कई सारे ट्रेट्स अफेक्ट हो जाएंगे। This manifests itself through phenotypic expression characterized by mental retardation, reduction in hair and skin pigmentation। ये कई सारे phenotypes
अफेक्ट हो गए ड्यू टू म्यूटेशन इन अ सिंगल जीन, क्योंकि ये जीन क्या था, प्लियोट्रोपिक जीन था। और इस डिजीज़ को बोलते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया, क्योंकि एक एंजाइम नहीं बना। उस एंजाइम का नाम याद हमें रखना है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। फिनाइल कीटोन्यूरिया को PKU भी बोलते हैं। होता क्या है इसमें, डिक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म ऑफ एमाइनो एसिड फिनाइल एलानिन। फिनाइल एलानिन एक एमिनो एसिड है जो हमें फूड से मिलता है, इसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता। उस मेटाबॉलिज्म नहीं होने की वजह से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आती है, सीजर्स आते हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आती हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। साथ ही स्किन और हेयर का कलर लाइट हो जाता है, हल्का कलर हो जाता है। जैसे ये देखिए, पेशेंट ऑफ PKU। होती क्यों है म्यूटेशन, एक जीन जिसका नाम है PAH जीन, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज जीन, क्योंकि इसने एक एंजाइम बनाना है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, PAH भी इसको बोलते हैं। इस एंजाइम की वजह से इस फिनाइल एलानिन एमिनो एसिड का मेटाबॉलिज्म होना था, जो अब नहीं हो पा रहा। और ये फिनाइल कीटोन बॉडीज़ यूरिन के थ्रू सिक्रीट होती हैं। फिनाइल एलानिन और कीटोन बॉडीज़ यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होती हैं, इसलिए ही इसको बोलते हैं फिनाइल कीटोन यूरिया। और ये जो जीन है क्रोमोसोम नंबर 12 पे है। जब ऑटोसोमल रिसेसिव स्टेज आएगी तो ये डिजीज़ हो जाएगी। ये है इस डिज़ीज़ का पाथवे। डाइटरी जो प्रोटीन है जो हम खा रहे हैं उससे हमें फिनाइल एलानिन एमिनो एसिड मिला, जिसको इस एंजाइम ने कन्वर्ट कर दिया टायरोसिन में। और ये टायरोसिन थोड़ा बहुत हमें डाइटरी प्रोटीन से डायरेक्ट भी मिल रहा है। अब ये पाथवे ब्लॉक हो गया और डिजीज़ हो गई फिनाइल कीटोन यूरिया, क्योंकि इस टायरोसिन ने क्या करना था, मेलानिन पिगमेंट बनाना था जो स्किन और हेयर के कलर के लिए ज़रूरी था, कुछ प्रोटीन्स बनाने थे, डोपामिन बनाना था जो न्यूरोट्रांसमीटर है और नर्वाइन सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरत होती है। टायरोसिन कम बनता है तो डोपामिन भी कम बनता है, डोपामिन कम बनता है तो ये सारी की सारे नर्वस सिस्टम के सिम्टम्स आते हैं। क्लियर? इसके अलावा मेंडल ने एक और चीज़ ऑब्जर्व की विच ही रिकॉर्डेड बट इग्नोर्ड। पता तो उसको चल गया था लेकिन उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम उसने नहीं किया। जब उसने टाल और ड्वार्फ प्लांट को क्रॉस कराया तो जो हाइब्रिड टाल प्लांट आया एक्चुअली उसकी हाइट ओरिजिनल पेरेंट वाले प्लांट से भी ज़्यादा थी। ये करीब 6 फुट था और ये जो है 7 फुट के करीब थे सब प्लांट्स। इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइब्रिड विगर। टेक्निकल नाम है इसका हेटेरोसिस। रीज़न क्या है इसका? कई सारे रीज़न होते हैं जो बड़ी क्लासेस में आप पढ़ोगे, जैसे ओवर डोमिनेंस प्लस मैनी मोर रीजंस। ये इस क्लास में पढ़ने की चीज़ नहीं है, सिर्फ आपको ये टर्म याद रखने हैं। मेंडल की सक्सेस के क्या रीजंस हैं ये भी हमें समझने चाहिए। फर्स्ट टाइम ही अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स टू बायोलॉजी। सैंपल साइज उसका बहुत बड़ा था, हमने पढ़ा था ना 29,000 पौधों की उसने स्टडी की थी। सो डाटा वाज क्रेडिबल। कन्फर्मेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑन सक्सेसिव जनरेशंस, जनरल रूल उसने बनाए। ऐसा नहीं कि एक बार एक्सपेरिमेंट करके छोड़ दिया, सक्सेसिव जनरेशंस तक वो उनको चेक करता रहा। और एट ए टाइम उसने 2 अपोजिंग करैक्टर्स लिए, कंट्रास्टिंग करैक्टर्स लिए, यानी फिनोटाइप ए की लिया, उसकी 2 कंट्रास्टिंग फॉर्म्स थी और एट ए टाइम उसने एक को स्टडी किया,
एक फिनोटाइप स्टडी किया हैविंग टू ऑपोजिट करेक्टरिस्टिक्स। ट्रू ब्रीडिंग लाइंस यूज़ की, जो स्टेबल ट्रेड इनहेरिटेंस होती थी कई जनरेशन्स तक। और वो लकी था कि जो ट्रेड्स उसने स्टडी किए उनमें कोई इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोई को डोमिनेंस या लिंकेज नाम की कोई चीज़ नहीं थी। लिंकेज हम आगे अभी पढ़ेंगे। तो इस मामले में लकी था कि जो ट्रेड उसने पढ़े उनमें ये वाले सारी चीज़ें नहीं हो रही थी। अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि वाई मेंडल्स वर्क रिमेन्ड अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 1900। 1865 में उसने पेपर पब्लिश कर दिया था। एक तो उसको वाइड पब्लिसिटी नहीं मिली क्योंकि उस समय कम्युनिकेशन के मींस आज की तरीके से नहीं थे। दूसरा क्या था कि अवेलेबिलिटी ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएशंस इन नेचर फॉर ए पर्टिकुलर ट्रेट। नेचर में क्या था कि कोई बहुत गोरा आदमी है, कोई उससे थोड़ा सा काला, कोई उससे थोड़ा सा काला, उससे काला, उससे काला। कंटिन्यूटी थी फिनोटाइप्स में, ट्रेट्स में। मेंडल की तरह दो कंट्रास्टिंग फॉर्म्स अवेलेबल नहीं थी नेचर में। जो दूसरे साइंटिस्ट थे उन्होंने इस डिस्क्रीट यूनिट्स, फैक्टर, जीन्स की विदाउट ब्लेंडिंग ये कुछ फिनोटाइप को कंट्रोल करते हैं, इस थ्योरी से एग्री नहीं किया क्योंकि उस समय ब्लेंडिंग थ्योरी सबसे ज़्यादा पॉपुलर थी। फिर मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स बहुत सारे बायोलॉजिस्ट को समझ ही नहीं आई क्योंकि एक नया कंसेप्ट था, कभी पहले यूज़ ही नहीं हुआ था। फिर फैक्टर्स की एग्जिस्टेंस मेंडल ने हाइपोथेटिकली दी थी, उसका कोई फिजिकल प्रूफ तब तक नहीं मिल पाया था क्योंकि माइक्रोस्कोप वगैरह उस समय इतने डेवलप नहीं थे। और मेंडल का ज़्यादा फोकस हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर था। एक्चुअली तो वो नई हाइब्रिड वैरायटीज़ प्रोड्यूस करना चाहता था और जिस कॉन्फ्रेंस में उसने पेपर प्रोड्यूस किया उसमें सारे प्लांट ब्रीडर्स आए हुए थे जो नई नई हाइब्रिड वैरायटी बनाने में इंटरेस्ट रखते थे। उनको जीन से, इवोल्यूशन से, इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं था, हेरिडिटी से, इनहेरिटेंस से। और उसके टाइटल में हाइब्रिडाइजेशन उसने लिख दिया। ये शुरू में मैंने आपको बताया भी था कि उसके टाइटल की वजह से भी वो बहुत पॉपुलर नहीं हो पाया पेपर। उसने अपना पेपर बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों को भेजा था, डार्विन को भी भेजा था। उस समय का बहुत बड़ा साइंटिस्ट था चार्ल्स डार्विन, लेकिन चार्ल्स डार्विन का इंटरेस्ट था इवोल्यूशन में, तो उसने टाइटल पढ़ते ही इसको साइड में रख दिया, इस पेपर को, मेंडल के पेपर को पढ़ा ही नहीं। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से मेंडल का वर्क रिकॉग्नाइज नहीं हो पाया। ये टेक्स्ट बुक्स में लिखा हुआ है, इसलिए हमें ये रीजंस याद करने हैं। एक्चुअल उसका रीज़न एक और भी था बड़ा इम्पोर्टेंट कि उसने एक निगेली नाम के साइंटिस्ट को अपना पेपर भेजा था। वो भी बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, उसने इसका पेपर पढ़ा और उसको इसमें इंटरेस्ट आया इस काम में। निगेली उस समय काम कर रहा था हॉकवीड के ऊपर, तो उसने मेंडल को लिखा कि मेंडल आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पी पे तो आपने ये प्रूव कर दिया है, अब आप हॉकवीड पे काम करिए। तो मेंडल हॉकवीड के ऊपर काम करने लग गया। हॉकवीड पे जब उसने काम किया तो उसको अपने पी प्लांट जैसे रिजल्ट्स नहीं मिले, वो रेशोज़ नहीं मिले। तो मेंडल को समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसने अपना काम बीच में ही छोड़ दिया। हॉकवीड में उसको वो क्यों नहीं रिजल्ट मिला, क्योंकि उस समय तक ये नहीं मालूम था कि हॉकवीड में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ साथ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस होती है हॉकवीड में जो हमने पहले पढ़ ली, जिसका नाम है एपोमिक्सिस, यानी ऐसी रिप्रोडक्शन जो होती तो एसेक्सुअल है लेकिन मिमिक करती है सेक्सुअल को। तो इस एपोमिक्सिस की वजह से मेंडल को रेशोज़ जो मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पाए। मेंडल ने ये काम फिर छोड़ दिया। दूसरा, मेंडल क्या है, तब तक चीफ मॉन्क बन गया था अपनी चर्च का, उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव काम बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो वो ज़्यादा रिसर्च आगे फर्दर नहीं कर पाया। ये रीज़न्स हैं कि मेंडल का काम अनरिकॉग्नाइज्ड रह गया। तो यहाँ तक क्लियर। अब आगे हम बड़ी इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि 1876 में कोई थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, क्रोमेटिन होता है न्यूक्लियस के अंदर, ये पता चल गया था, ये हमने हिस्ट्री में देख लिया। 1878 में मेयोसिस का प्रोसेस भी साइंटिस्ट लोगों को समझ आ गया था। क्रोमोसोम्स हमें पता चल गए और मेयोसिस हमें पता चल गई।
1865 में मेंडल ने अपने प्रिंसिपल दे दिए और 1900 में उनकी रीडिस्कवरी हो गई। इसको हम इनहेरिटेंस बोल देते हैं। तो इनहेरिटेंस के सेलिएंट फीचर्स क्या हैं? मेंडल ने क्या हमें बताया कि भाई फैक्टर कंट्रोल करते हैं फिनोटाइप्स को जो अक्कर इन पेयर्स, और ये फैक्टर सेग्रीगेट हो जाते हैं गमीट फॉर्मेशन के टाइम पे, और हर एक गमीट में एक फैक्टर जाता है। एक चीज़ उसने और बोली कि वन पेयर सेग्रीगेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर। यहाँ पे उसने हमें लॉ ऑफ डोमिनेंस भी बता दिया है कि पेयर में से एक डोमिनेंट होगा या दोनों डोमिनेंट होंगे, या एक डोमिनेंट एक रिसेसिव होगा या दोनों रिसेसिव होंगे। और ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी हमें समझा दिया उसने। अब ये जो 3 लाइनें हैं इनको हम इनहेरिटेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें मेंडल समझ आ जाता है। अब इन 3 लाइनों को मैं इधर रख देता हूँ क्रोमोसोम्स के नीचे, तो तब हम देखें अक्कर इन पेयर्स यस, सेग्रीगेटेड गैमीट फॉर्मेशन क्रोमोसोम्स यस, सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली यस। ये तीनों चीज़ें तो क्रोमोसोम के लिए भी ट्रू हैं, यानी कि ये तीनों लाइनें मैं क्रोमोसोम के नीचे भी लिख सकता हूँ, इनहेरिटेंस के नीचे भी लिख सकता हूँ, यानी ये दोनों पैरेलल हैं। क्रोमोसोम्स एंड इनहेरिटेंस आर पैरेलल टू ईच अदर। यही पेज 82 एनसीईआरटी में टेबल दी हुई है, टेबल 5.3 कंपैरिजन बिटवीन बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम एंड बिहेवियर ऑफ जीन्स। आगे वो पूछ रहा है कैन यू टेल विच ऑफ दीज कॉलम्स ए एंड बी रिप्रेजेंट द क्रोमोसोम एंड विच रिप्रेजेंट्स द जीन, हाउ डिड यू डिसाइड। तो भैया ये तो दोनों सेम हैं, इसको चाहे क्रोमोसोम समझ लीजिए, इसको जीन समझ लीजिए, इसको क्रोमोसोम समझ लीजिए, इसको जीन समझ लीजिए। यहीं से निकल के आती है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, और इसके बारे में डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो गुड बाय स्टूडेंट्स एंड बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।